हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं थॉमस हॉब्स को। और थॉमस हॉब्स के विचारों को हमने कुछ इसके पॉलिटिकल थॉट्स को हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखी थी। ठीक है, और आज जो हम देखेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में वो है ह्यूमन नेचर के बारे में। थॉमस हॉब्स का क्या विचार है और थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या क्या चीजें बताई हैं। तो दो चीजों को स्टडी करेंगे आज यहाँ पे, हम अच्छे तरीके समझेंगे। फिर इसके बाद हम प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कानूनों की बात की इसने प्राकृतिक अवस्था में। फिर समझौते का क्या कारण रहा है कि मनुष्यों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया। ठीक है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो राज्य की उत्पत्ति होती है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होता है। देन जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो राज्य कैसा बनता है, क्या वह राज्य उदारवादी राज्य होता है या वह राज्य जो है तानाशाही राज्य या डिक्टेटरशिप स्टेट होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके हॉब्स के इस विचारों को पढ़ेंगे, इस पॉलिटिकल थॉट्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं अपना हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के ऊपर है। चलिए देखते हैं मानव स्वभाव पर विचार। हॉब्स के मानव स्वभाव के ऊपर कैसे विचार हैं। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव को बेसिकली बहुत ही निकृष्ट समझा है, बहुत ही स्वार्थी माना है, बहुत ही झगड़ालू या कह लें कि एक पाश्विक प्रवृत्ति का माना है। ठीक है, जैसे एक पशु का स्वभाव होता है वैसे ही थॉमस हॉब्स ने एक मनुष्य के स्वभाव के बारे में या मानव स्वभाव के बारे में या कह ले ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहां पे देखते हैं हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा था। अब देखिए यहां पे क्या चीजें समझनी है कि जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ, थॉमस हॉब्स थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था, इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो थॉमस हॉब्स ने सोचा यह गृह युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है, आखिर ये जो सिविल वॉर चल रहा है इंग्लैंड में, इस सिविल वॉर के पीछे आखिरकार उसने देखा कि मानव का स्वभाव है, मानव अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करने में लगा हुआ है और अपनी शक्ति को जैसे जैसे वह आगे बढ़ा रहा है वैसे वैसे युद्ध के परिणाम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अराजकता की स्थिति और बढ़ती जा रही है। तो उसने बताया हॉब्स ने कि बेसिकली जो मानव का स्वभाव है वह एक तो पाश्विक प्रवृत्ति का है, पशु के समान है। दूसरा, मनुष्य हमेशा शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है, जिससे चाहे वह इंग्लैंड हो चाहे वह प्राकृतिक अवस्था हो वहां पर हमेशा अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। तो हॉब्स ने सामान्यतः क्या बताया कि हॉब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था बने रहने का कारण मूलतः क्या था, मानव का स्वभाव था। ठीक है, मानव के स्वभाव के कारण ही प्राकृतिक अवस्था आई। प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो सामाजिक, पूर्व सामाजिक है और पूर्व राजनीतिक भी है। यानी प्राकृतिक अवस्था में ना तो समाज था और ना ही जो है राजनीति थी। ठीक है, तो राजनीति और समाज के पहले की अवस्था को जो है थॉमस हॉब्स ने सामाजिक या कह लें प्राकृतिक अवस्था कहता है। ठीक है, तो इस चीजों को हम यहां ध्यान रखेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, थॉमस हॉब्स के मानव स्वभाव के ऊपर विचार को पढ़ना है। तो मानव स्वभाव के विश्लेषण जो इसने किया है इंग्लैंड के गृह युद्ध को ध्यान में रखकर किया है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा है इस समय। ठीक है, हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इस गृह युद्ध का कारण क्या माना हॉब्स ने, मानव का स्वभाव माना। वह मानव को स्वार्थी मानता है, झगड़ालू मानता है, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्म केंद्रित मानता है। ठीक है, ये मानव के ऊपर उसके विचार हैं। क्योंकि हॉब्स कह रहा है कि मानव स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति में वह हमेशा लगा रहता है, इसीलिए एक दूसरे से क्या करता रहता है, वह झगड़ता रहता है। ठीक है, लड़ता रहता है एक दूसरे से। मानव को इसने नीच माना, मानव को दुष्ट माना। ठीक है, मानव को कहा इसने विवेकहीन है। मानव जो होता है वो पशु के समान होता है, वो हमेशा क्या करता रहता है, संघर्ष में लगा रहता है। व्यक्ति जो है यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ऐसा हॉब्स कह रहा है कि मानव का स्वभाव जो होता है हमेशा यश प्राप्त करने में लगा रहता है, कीर्ति प्राप्त करने में लगा रहता है, ग्लोरी प्राप्त करने में लगा रहता है और हमेशा यह शक्ति प्राप्त करने की भी कोशिश करता रहता है। यही सब उसकी लालसा क्या करती है, संघर्ष को जन्म देती है और यही संघर्ष जो है अंततः क्या बन जाता है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, यही सिचुएशन क्या करता है, एक क्राइसिस को बुला देता है सामने। देखते हैं इंग्लिश में, द सिविल वॉर गोइंग ऑन इंग्लैंड ड्यूरिंग द हॉब्स द टाइम प्रेजेंटेड द
डिस्गस्टिंग साइड ऑफ ह्यूमन नेचर बिफोर हिम, ठीक है। ही कंसिडर्ड द मैन टू बी सेल्फिश, क्वेरलसम, मीन, विक्ट, इरेशनल एंड सेल्फ सेंटर, ठीक है। ये कह रहा है कि मनुष्य कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, सेल्फिश होता है, क्वेरलसम होता है और मीन होता है, विक्ट होता है, इरेशनल होता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हॉब्स कहता है मानव के बारे में या ह्यूमन नेचर के बारे में। अ पर्सन वांट्स टू अचीव फेम एंड पावर, ठीक है। इसी पावर और फेम को अचीव करने में लोग, मनुष्य क्या करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और इसी लड़ने से, इसी बैटल के थ्रू क्या होता है, एक अनार्कियल सिचुएशन क्रिएट होता है, एक अराजकता की स्थिति आती है जिसे वह क्या कहता है, प्राकृतिक अवस्था का नाम देता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ के चलनी है और चीजों को अपने एक एनालिटिकल वे में चीजों को समझ के रखना है और शॉर्ट फॉर्म अपना इसको बनाते चलें। देखिए, अरस्तु के विपरीत हॉब्स मानव की प्रकृति कैसा मानता है, सामाजिक नहीं मानता, बल्कि व्यक्तिवादी मानता है, अहमवादी मानता है और स्वार्थी मानता है। अब यहीं पे अरस्तु के ऊपर क्या माना जाता है, अरस्तु ने व्यक्ति को क्या माना, एक सामाजिक प्राणी माना, एक राजनीतिक प्राणी माना। अरस्तु ने बोला मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। लेकिन वहीं पर हॉब्स ने क्या माना, हॉब्स ने अरस्तु के पूर्णतः विचारों का खंडन किया है, ठीक है। हॉब्स ऐसा विचारक है जिसने जो है पहली बार अरस्तु के विचारों का पूरी तरीके से खंडन किया और बताया कि मानव का स्वभाव जो होता है सामाजिक नहीं होता, बल्कि मानव जो है व्यक्तिवादी होता है, अहमवादी होता है और स्वार्थी होता है। मैकियावेली क्या कहता है मानव स्वभाव के बारे में, मैकियावेली की तरह हॉब्स जो है व्यक्ति को क्या मानता है, लालची मानता है। जैसे मैकियावेली ने कहा व्यक्ति कैसे होते हैं, धूर्त होते हैं, लालची होते हैं, अहंकारी होते हैं, ठीक है। वैसे ही हॉब्स भी क्या कह रहा है, हॉब्स भी व्यक्ति को लालची मानता है, स्वार्थी, अहंकारी और सख्त की अदम्य इच्छा रखने वाला मानता है। यानी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है जो हमेशा असीमित शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। तो इसी असीमित शक्ति प्राप्त करने में क्या होता है, हमेशा संघर्ष बना रहता है और यही संघर्ष जो है अंततः क्या कहलाता है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करता है और यही अराजकता की स्थिति प्राकृतिक अवस्था का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप समझते चलेंगे। अनलाइक अरिस्टोटल, हॉब्स कंसीडर्स ह्यूमन नेचर टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, इगोइस्टिक एंड सेल्फिश रेदर देन सोशल, ठीक है। यह सोशल के थ्रू, सोशल नहीं समझता बल्कि सेल्फिश समझता है, इगोइस्टिक समझता है और इंडिविजुअलिस्टिक समझता है ह्यूमन के नेचर को। लाइक अ मैकियावेली, हॉब्स कंसीडर द मैन टू बी ग्रीडी, सेल्फिश, इगोइस्टिक एंड हैविंग एन इंसैटिएबल डिजायर फॉर द पावर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है, जैसे मैकियावेली ने बताया कि ह्यूमन नेचर जो है ग्रीडी होता है, सेल्फिश होता है, इगोइस्टिक होता है, एज इट इज हॉब्स ने बताया कि ऐसा ही होता है ह्यूमन नेचर। यानी कि अब हम कह सकते हैं, अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा यहां से तो क्वेश्चन बन कह सकता है, ये थोड़ा समझेंगे आप। अब देखिए हॉब्स जो है, क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जाम में कि हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के विचारों को स्वीकार किया है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दूसरी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा कि हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में अरस्तु के विचारों को स्वीकार किया है, तो गलत। हॉब्स ने अरस्तु के मानव स्वभाव के संबंध में अरस्तु के विचारों को स्वीकार नहीं किया है, अरस्तु के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। बल्कि अरस्तु के आइडियाज को उसने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है या ओपोनेंट किया है उसका। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी एक इनडायरेक्ट वे में चीजों को समझ के चलना है। जो एज इट इज लिखी होती है चीजें ना, उसको आप एक इनडायरेक्टली वे में समझने का प्रयास करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब देखिए मैकियावेली क्या कहता है, तो मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति की 3 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। मैकियावेली कह रहा है व्यक्ति के अंदर 3 स्वभाव पाए जाते हैं, क्या क्या, प्रेम, भय और संपत्ति की चाह, ठीक है। लेकिन मैकियावेली कह रहा है कि राजा को चाहिए कि प्रजा को अपने भयभीत करके रखे। कैसे रखे, प्रजा को भयभीत रखे हमेशा। मैकियावेली कह रहा है अगर एक राजा को अपने प्रजा के अंदर इन तीनों में से चुनना हो तो किसको चुनना चाहिए, तो भय को चुनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है भय जो है वो अच्छा होता है। व्यक्ति हॉब्स के दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है। तो ये व्यक्तिवादी विचारक है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है,
ये इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है हॉब्स। तो इसके आइडियाज में जो है, इसके फिलॉसफी में जो है, तो इंडिविजुअल से क्या होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, उसके राज दर्शन की शुरुआत कहां से होती है? हॉब्स के राज दर्शन की शुरुआत व्यक्ति से होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हॉब्स क्या है, एक व्यक्तिवादी विचारक है, एक उदारवादी विचारक है। ठीक है, मैकियावेली डिस्क्राइब्स द थ्री बेसिक्स ऑफ टेंडेंसीज ऑफ द पर्सन, लव, फियर एंड डिजायर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, द पर्सन इज सेंटर्ड पॉइंट ऑफ हॉब्स फिलॉसफी। हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी बिगिंस विद द पर्सन। ठीक है, उसकी जो फिलॉसफी है कहां शुरू होती है? व्यक्ति से शुरू होती है, या इंडिविजुअल से शुरू होती है, या पर्सन से शुरू होती है। ठीक है, आप यहां पे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देखिए, बुक में इंडिविजुअल्स आपको मिल जाता है, किसी बुक में पर्सन्स मिल जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो दोनों के आइडियाज एक ही हैं, दोनों के विचार लगभग, दोनों की मीनिंग क्या है, एक ही है। ठीक है, अपने ग्रंथ लेवियाथन के प्रथम 11 अध्यायों में हॉब्स ने मनुष्य के सभी पक्षों का क्या किया है? विस्तृत वर्णन किया है। अब यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो हॉब्स ने अपने पुस्तक लेवियाथन कब लिखा, इसमें कमेंट करके बताएंगे कि हॉब्स की बुक लेवियाथन जो है कब लिखी गई। और हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 पार्ट में इसने डिवाइड किया है, तो 11 चैप्टर कहां से आ गए? ठीक है, चैप्टर अलग चीज होता है और पार्ट अलग चीज होता है, ये बात आप ध्यान रखें। हो सकता है कि पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में ही 11 चैप्टर हो, दूसरे पार्ट में फिर 11 चैप्टर हो, ऐसे ऐसे करके चैप्टरों की भरमार हो उसके लेवियाथन में। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो लेवियाथन है हॉब्स का, वो 4 भागों में क्या है, डिवाइड है। और इसके प्रथम 11 जो चैप्टर हैं उसमें क्या है, ह्यूमन नेचर के बारे में बिल्कुल एकदम डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें। हॉब्स ने मनुष्य का कैसा चित्रण किया है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया हुआ है। ऐसा नहीं कि हॉब्स ने जो है मानव के बारे में एक ऐसा बता दिया कि मानव जो है स्वार्थी होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नहीं, उसने मानव का जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया है, ऐसे तरीके से नहीं किया। ठीक है, उसने मानव का अध्ययन किया और बताया कि मानव क्या करता है, हमेशा शक्ति की प्राप्त करने में लगा रहता है, यश प्राप्त करने में लगा रहता है, और हमेशा संघर्ष में लगा रहता है। ठीक है, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, इन्हीं सब चीजों के कारण जो है हमेशा अराजकता की स्थिति बनी रहती है। इन्हीं कारण, अराजकता की स्थिति के कारण जो है प्राकृतिक अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीजें जो है एक मनोवैज्ञानिक या एक कह लें साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, जो हॉब्स ने मनुष्य के बारे में स्टडी किया है। हॉब्स ने मानव स्वभाव के संबंध में मनोवैज्ञानिक अहमवाद की अवधारणा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप स्टार बना के लिख लें, वैसे में मैंने हाईलाइट कर रखा है इसके। हॉब्स हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इगोइज्म इन द रिलेशन टू ह्यूमन नेचर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अहमवाद की धारणा दी है। ठीक है, यानी कि मानव का स्वभाव कैसा होता है कि अहम पर निर्भर होता है। वो क्या होता है, इगोइज्म होता है, अपने अहम को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो अपने ईगो से कोई समझौता नहीं करना चाहता। हॉब्स कहता है व्यक्ति अपने ईगो से या अपने अहम से कोई समझौता नहीं करना चाहता है, इसीलिए जो है वो हमेशा संघर्ष में लगा रहता है, हमेशा शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है। ठीक है, तो जब देखो, जब कोई भी व्यक्ति हमेशा शक्ति प्राप्त करने में लगा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि सारे व्यक्ति जो है शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो ऐसी स्थिति आएगी जब वार की सिचुएशन बनेगी, जैसे ब्रिटेन में बना हुआ है, जैसे इंग्लैंड में बना हुआ था। तो यही स्थिति क्या कहलाएगी, प्राकृतिक अवस्था, या क्या कह सकते हैं हम इसको, प्राकृतिक अवस्था की सिचुएशन कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कह लें इसको अराजकता की स्थिति है ये। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। हॉब्स जो है मनुष्य को असामाजिक, स्वार्थी, अहमवादी प्राणी मानता है तथा मनुष्य की समस्त भावनाओं का केंद्र उसका क्या बताता है, अहम बताता है। ठीक है, अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो, हॉब्स कहता है कि मनुष्य असामाजिक प्राणी है। असामाजिक का मतलब है कि समाज में नहीं रहता, वो जंगली प्राणी है, स्वार्थी है, अहमवादी है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे कहता है कि उसका, हर मनुष्य का ईगो होता है। ठीक है, ईगो के कारण ही मनुष्य क्या बन जाता है, एक अहमवादी बन जाता है, एक जानवर बन जाता है, एक पशुवत बन जाता है। ठीक है, मनुष्य के समस्त कार्यकलाप जो है स्वार्थ की भावना से प्रेरित और संचालित होते हैं। ऐसा हॉब्स का मानना है कि स्वार्थ अगर नहीं होता मनुष्य के अंदर,
तो ये अराजकता की स्थिति, ये प्राकृतिक अवस्था की स्थिति नहीं आती। स्वार्थ के कारण ही, अहम के कारण ही जो है मनुष्य के सारे कार्यकलाप चलते रहते हैं, और यही स्वार्थ, यही अहम क्या करता है, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो क्या है, प्राकृतिक अवस्था है। मनुष्य शक्ति की इच्छा रखता है, बिल्कुल सही है। तो हर मनुष्य जो है शक्ति की इच्छा रखने वाला है हॉब्स के अनुसार। हॉब्स कंसिडर्ड मैन टू बी एन antisocial, selfish and egoistic creature, and says that the center of all human emotions to his ego. All human activities are motivated and driven by the selfishness. ठीक है, man despires power. ठीक है, मैन क्या करता है, मैन हमेशा शक्ति की इच्छा रखता है, शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इस संदर्भ में हॉब्स कहता है कि व्यक्ति जो है इतनी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है कि जिसका अंत उसकी मृत्यु के साथ हो जाता है। ठीक है, यानी हॉब्स कह रहा है कि शक्ति की ऐसी अदम्य इच्छा है, शक्ति की ऐसी एक अदम्य इच्छा है जिसका अंत व्यक्ति की मृत्यु के साथ होता है। अब देखो यहाँ पे हजारों लोग हैं, जैसे मान लो, ठीक है, ये सब जंगली जीवन जी रहे हैं, प्राकृतिक अवस्था में हैं, ये सभी शक्ति की अदम्य इच्छा रख रहे हैं, सभी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, एक दूसरे को मार करके शक्ति प्राप्त कर सकते हो, एक दूसरे का धन आप लेकर के शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ये शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, जब आप एक दूसरे से टकराओगे, जब आप एक दूसरे से संघर्ष करोगे, तो हो सकता है उसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हॉब्स इसी संदर्भ में कहता है कि व्यक्ति की शक्ति प्राप्त करने की ऐसी अदम्य इच्छा है जो उसके मृत्यु के साथ क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, व्यक्ति अपने शक्ति को प्राप्त करने में अपनी क्या है, मृत्यु को भूल जाता है, ये बात ध्यान रखना। हॉब्स कहता है द डिजायर ऑफ फॉर पावर इज सच एन इरेस्टिबल डिजायर दैट एंड्स विद द डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तो मैंने उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है या तो मैंने उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे, स्वार्थ की भावना की वजह से मनुष्य में दो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो हॉब्स कहता है मनुष्य स्वार्थी होता है, मनुष्य लालची होता है, और इस स्वार्थ की वजह से, इस लालच की वजह से मनुष्य के अंदर दो मूल जो है बेसिक्स इंस्टिंक्ट पाई जाएंगी उनके अंदर। कौन कौन सा, एक मनुष्य के अंदर आकर्षण पाया जाता है, यानी कि इच्छा की भूख। ठीक है, वह वस्तु प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, इसी को आकर्षण कहा जाता है, इसी को हंगर फॉर डिजायर या अट्रैक्शन भी कहा जाता है। दूसरा, मनुष्य के अंदर दूसरी प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, विकर्षण, यानी कि किसी वस्तु से वह क्या करता है, घृणा करता है, या रिपल्सन या हेटर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मानव के अंदर मूलतः दो प्रवृत्तियां पाई जाएंगी, एक तो आकर्षण, दूसरा विकर्षण, या कह लें अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये दो बेसिक नेचर्स हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये ऐसा हॉब्स का मानना है। चलिए अब देखते हैं, आकर्षण को इच्छा की भूख तथा विकर्षण को क्या बोला जाता है, घृणा बोला जाता है। ऐसा हॉब्स कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो आकर्षण है उसे इच्छा की भूख माना जाएगा, और जो विकर्षण है, जो घृणा है उसके अंदर, उसे क्या माना जाएगा, उसे रिपल्सन ऑफ कॉल्ड हेटर। ठीक है, मनुष्य को जो वस्तुएं आकर्षित करती हैं उन्हें अच्छी, तथा जो वस्तुएं विकर्षित करती हैं मनुष्य उन्हें क्या बोलता है, बुरी कहता है या बुरा कहता है। ठीक है, अब हॉब्स कह रहा है मनुष्य इतना स्वार्थी होता है कि जो वस्तुएं, जो चीजें मनुष्य को अच्छी लगेंगी उसको अच्छा कहेगा, और जो चीजें मनुष्य को बेकार लगती है उन्हें बुरा कह देता है। ये मनुष्य के ऊपर उसने एक साइकोलॉजिकली स्टडी किया है ना, मनोवैज्ञानिक उसने विश्लेषण किया है कि मनुष्य को जो चीज अच्छी लगती है उसे मनुष्य अच्छा कह देता है, और जो बेकार लगती है उसे बुरा कह देता है। ये हमारा भी स्वभाव यही होता है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसको, जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं उसे हम अच्छा बोलते हैं, और जो चीजें से जिससे हमें जो चीजें हमें बेकार लगती है या फिर जो हमें पसंद नहीं होती हम कहते हैं यार बेकार ही चीजें, है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है। अर्थात अच्छाई बुराई वस्तु में नहीं होती बल्कि मनुष्य के अंदर या उसकी भावनाओं में होती है। तो ऐसा हॉब्स का मानना है कि अच्छाई बुराई किसी वस्तु में नहीं होती, बल्कि अच्छाई और बुराई कहां पे पाई जाएगी, अच्छाई और बुराई जो है किसी वस्तु के अंदर होती है या उस थिंग्स में पाई जाएगी। ठीक है, उस गुड्स में पाई जाएगी। आगे देखते हैं, मनुष्य क्या है, सामाजिक व लौकिक, मनुष्य सामाजिक व लौकिक व्यवहार इस आधार पर करता है
कि उसका जीवन संपत्ति और उसका जीवन व संपत्ति जो है सुरक्षित रह सके। अब देखिए हॉब्स ने मानव के बारे में यह भी बताया कि मानव जो है सामाजिक और लौकिक व्यवहार, ठीक है, लौकिक व्यवहार इस आधार पर करता है, इस बेस पर करता है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। यानी कि हॉब्स कह रहा है कि मानव अपने जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जो है व्यवहार करता है, ठीक है। अगर उसके पास उसका जीवन ना हो, उसकी संपत्ति ना हो, तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। तो अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए मनुष्य अपना व्यवहार करता रहता है। जैसे उसकी जीवन और संपत्ति का मूल्य होगा, उसी तरीके से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाएगा, ऐसा हॉब्स का मानना है। मनुष्य अपने जीवन की सुरक्षा व इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्य से क्या करता रहता है, हमेशा लड़ता और झगड़ता रहता है, ठीक है। क्योंकि हॉब्स ने बोला कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह हमेशा शक्ति की प्राप्त करे, शक्ति की प्राप्ति में वह लगा रहता है। ऐसा हॉब्स का मानना है कि मनुष्य हमेशा शक्ति की प्राप्ति में लगा रहता है, अपने जीवन को सुरक्षित करता है और दूसरे के जीवन के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, ठीक है। मैन कंडक्ट सोशल एंड वर्ल्डली बिहेवियर ऑन द basis that is the life and property remains safe. Man fights with other humans for the safety of his life and fulfillment of his desire. तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर करके चलनी है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको और चीजें समझनी है। देखते हैं, मानव जीवन में संघर्ष के कारण जो है 3 कारण बताता है हॉब्स। ये चीज आपको याद रखना है कि मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष चलता है, जो अराजकता की स्थिति आती है, जो प्राकृतिक अवस्था आती है, वो क्यों आती है? तो हॉब्स कहता है कि मानव जीवन में जो संघर्ष चलता है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। एक तो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन है। दूसरा भय और अविश्वास है, फियर है। तीसरा वैभव और कीर्ति है, ठीक है, ग्लोरी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, इन 3 चीजों की वजह से मनुष्य हमेशा जो है संघर्ष में लगा रहता है, अपने प्रतिस्पर्धा के कारण, भय और विश्वास के कारण और अपने वैभव और कीर्ति को बढ़ाने के कारण। अब देखो, प्रतिस्पर्धा मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे से हमेशा लड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि शक्ति को आगे बढ़ाने में, अपनी शक्ति को प्राप्त करने में ये जो है प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण जीवन में संघर्ष बना रहता है। अब देखो, फिर हॉब्स कहता है मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से क्या होता है, भयभीत रहता है। एक आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, डरा रहता है। उसको विश्वास नहीं होता कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है, जब एक दूसरे से लोग भयभीत हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगी, यह स्थिति अराजकता की स्थिति कहलाएगी। यह सिचुएशन जो है अनार्की सिचुएशन कहलाएगा, ठीक है। फिर तीसरी बात हॉब्स कह रहा है कि लोग जो मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने वैभव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी ग्लोरी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, हमेशा मानव के जीवन में संघर्ष बना रहता है। तो ठीक है, इस चीजों को एक-एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक ही लाभ प्राप्त करने के लिए जब 2 व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होती है तो दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है। जब संघर्ष होगा तो क्या होगा, तो जीवन में ये प्रतिस्पर्धा के कारण संघर्ष बना रहता है, ठीक है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है, समान बनाया है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है तो दूसरा उसको मानसिक बुद्धि के द्वारा, छल कपट के द्वारा हरा सकता है। देखो, हॉब्स कहता है प्रकृति ने सबको समान बनाया है, लेकिन अब यहां पे कोई व्यक्ति हो सकता है शरीर से बलशाली हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता हो सकता है, बुद्धिमान हो दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष हो सकता है। तो ऐसे में जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होगा वो शारीरिक बल का प्रयोग करके अपने लाभ को आगे बढ़ाएगा, और जो मानसिक रूप से शक्तिशाली होगा वो बुद्धि और विवेक के द्वारा क्या करेगा, छल कपट के द्वारा लोगों से क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करता रहेगा। अतः मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा क्या रहेगी, विद्यमान रहेगी। तो हॉब्स कह रहा है कि मानव का स्वभाव जो है वो हमेशा प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है, हमेशा शक्ति को प्राप्त करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमेशा जीवन में संघर्ष बना रहता है। अब भय देखिए, प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य को क्या होता है, हमेशा अपने जीवन और संपत्ति का भय रहता है तथा अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा संघर्षरत रहता है। अब देखो, जब प्रतिस्पर्धा चलेगी शक्ति प्राप्त करने में, जब 100 लोग 200 लोग मान लो एक जगह पे हैं, एक सोसाइटी में अगर 1000 लोग हैं, सभी शक्ति प्राप्त करने में लगे हुए हैं, तो उसमें एक दूसरे को मारने में, पीटने में, एक दूसरे के प्राणों को खत्म करने में लोग लगे रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है। तो जब हर व्यक्ति अपने शक्ति को बढ़ाएगा तो ऐसे में एक दूसरे से लोग क्या होंगे, भयभीत रहेंगे।
ठीक है। जब भयभीत रहेंगे तो यही तो अराजकता की स्थिति है, यही तो प्राकृतिक अवस्था है। आगे देखते हैं वैभव और कीर्ति कैसे मानव के स्वभाव में या मानव के जीवन में संघर्ष का कारण बनता है। अहंकार की वजह से मनुष्य अपना वैभव यश बढ़ाना चाहता है तथा इसके लिए वह हमेशा संघर्षरत रहता है। आप देखोगे कि आपकी सोसाइटी में कोई कार ले आता है तो आपको जलन सी होने लग जाती है, ठीक है। तो आप उसके बदले में या तो आप उसके कार को समाप्त करने की कोशिश करते हो, या उसके कार पर स्क्रैचेस मारते हो, या तो आप कोई ऐसी कोशिश करते हो कि आप जो है उससे बड़ी कार ले आओ, है ना। तो कहने का मतलब है कि मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि हमेशा वो शक्ति प्राप्त करने में, यश प्राप्त करने में, अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने में, इन सब चीजों को लेकर के वो हमेशा संघर्षरत रहता है। और यही जो कारण है, यही जो तीन प्रवृत्तियां हैं मानव की, यही तीन प्रवृत्तियों की वजह से जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, ठीक है। अब यहां पर नोट करके दिया हुआ है, मानव की इन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से प्राकृतिक अवस्था में निरंतर क्या होता है, संघर्ष होता रहता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और चीजों को क्लियर वे में समझते हुए चलना है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना कि क्या चीजें नहीं है, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। चाहे मुझे लेट टाइम मिलता है या फिर जल्दी टाइम, जैसे भी टाइम मिलता है मुझे, मैं आपका रिप्लाई जरूर दे देता हूँ। ठीक है। हॉब्स गिव्स थ्री रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन लाइफ। तो थ्री रीजंस कौन को बताता है? हॉब्स कहता है कि मानव के जीवन में, ठीक है, ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, ह्यूमन लाइफ के तीन ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो वो तीन रीजन कौन है? कॉम्पिटिशन, फियर एंड मिसट्रस्ट, एंड ग्लोरी एंड फेम। ठीक है। तो ये तीन ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी, डरपोक, झगड़ालू, एकाकी, पाशविक, असामाजिक प्राणी है जो आत्मरक्षा के आधार पर शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है। तो ये चीजें थोड़ी सी रिपीटेशन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चले, क्योंकि बार बार चीजों को अच्छे तरीके से समझाने का मतलब यही है कि आपके मन में चीजें जो है एक अच्छे वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। हॉब्स मनुष्य के ऐसे स्वभाव का कारण किसको मानता है? गतियों को मानता है या मोशन को मानता है। ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हॉब्स कह रहा है कि मानव मनुष्य कैसा होता है? स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, डरपोक भी होता है, झगड़ालू भी होता है, एकाकी भी होता है, पार्श्विक प्रवृत्ति है इसकी, असामाजिक है, ठीक है। जो आत्मरक्षा के लिए क्या करता है? शक्ति प्राप्त करने का इच्छा रखता है। और मनुष्य का ऐसा स्वभाव क्यों होता है? तो हॉब्स कह रहा है मनुष्य के ऐसे स्वभाव के पीछे गति है, ठीक है। अगर ये गति ना हो तो मनुष्य के अंदर ये विचार ना आए, यह स्वभाव मनुष्य का नहीं होगा। तो मनुष्य के स्वभाव के पीछे संपूर्ण कारण क्या है? गति को मानता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, मैन इज अ सेल्फिश, एरोगेंट, कॉर्डली एंड quarrelsome, lonely, animalistic and antisocial creature who craves the power on the basis of self-defense. Hobbes consider motion to be the reason for such a nature of man. तो इस तरीके से चीजें जो है हॉब्स बता रहा है कि मानव का स्वभाव जो है पाशविक है, झगड़ालू है, अहंकारी है, ऐसा करके मानव के स्वभाव के बारे में वो वर्णन करता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मानव शरीर में दो प्रकार की गतियां होती हैं। अब देखो गति के बारे में उसने बताया, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है उसका स्वभाव, है ना। हॉब्स कहता है मानव का स्वभाव लालची, धूर्त, है ना, ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे बताता है कि गतियां हैं, गतियों के कारण होता है। तो अब हॉब्स कह रहा है कि मानव के शरीर में दो प्रकार की गतियां भी होती हैं, टू टाइप्स के मोशंस भी होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक होता है जैविक मोशन, बायोलॉजिकल मोशन, एक होता है दूसरा मनोवैज्ञानिक गति या साइकोलॉजिकल मोशन होता है, ठीक है। ये दो मोशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। यही मोशंस क्या करते हैं? मानव को जो है अहंकारी, मानव को स्वार्थी और मानव को जो है असामाजिक बनाने का प्रयास करते हैं, इन्हीं दो गतियों के कारण। देखिए जैविक गति में क्या होता है? इसमें हृदय गति आती है, पाचन क्रिया आती है, श्वास क्रिया आती है, मल मूत्र त्याग आदि इसमें शामिल होते हैं। यानी जो हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? वो इस बायोलॉजिकल मोशन में आता है, ठीक है। यह गति महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या है? जैविक गति महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स हार्ट रेट, डाइजेशन प्रोसेस एंड ब्रीदिंग प्रोसेस।
डिफेक्शन एंड यूरिनिकेशन इटीसी, ठीक है, दिस मोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हॉब्स कहता है कि यह मोशन क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट ये मानता है मनोवैज्ञानिक गति को या साइकोलॉजिकल मोशन को, यह इंपॉर्टेंट मानता है। यह महत्वपूर्ण है जो मानव स्वभाव का कारण बताता है इसको, ठीक है। साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक गति जो है मानव स्वभाव का कारण बनता है। यह गति बाहरी उद्दीपकों से पैदा होती है, जैसे कीर्ति, वैभव, यश, शक्ति, सुरक्षा आदि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आपस में झगड़ते रहते हैं। यही जो है क्या है, बाहरी उद्दीपक है, ठीक है, आउटर स्टिमुलेंट है ये, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुली है ये, ठीक है। जैसे कीर्ति क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली है, वैभव क्या है, एक्सटर्नल है, यश क्या है, शक्ति क्या है, सुरक्षा क्या है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली है, बाहरी उद्दीपक है। ये सब बाहरी ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को क्या करती हैं, मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करती हैं, ठीक है, कि यही सारी चीजें ऐसी हैं जो मानव के स्वभाव को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब यहां पे देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट which is the cause of human nature. This movement is caused by external stimuli. For example, human fights among themselves to the achieve fame, glory, power and security etc. तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं, मैंने बोल्ड करके लिखा है तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर बनाएंगे। आप देखो एक अपना शॉर्ट नोट्स बना लें, जैसे मैंने अब मैं पढ़ाऊंगा इसको लगभग ये 100 पेज या उससे ऊपर भी जा सकता है ये मेरा नोट्स, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसका डिस्टेंस जो है, वर्ड्स के फॉन्ट्स जो है बड़े करके लिखे हुए हैं। तो आप जो है नोट्स निकलवाएंगे या पीडीएफ निकलवाएंगे तो ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में बना के पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जहां मैकियावेली का अहमवाद जो है सार्वभौमिक अहमवाद है, वहीं हॉब्स का अहमवाद जो है मनोवैज्ञानिक अहमवाद पर आधारित है। अब देखो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सार्वभौमिक अहमवाद का सिद्धांत किसने दिया है। सार्वभौमिक अहमवाद का सिद्धांत जो है मैकियावेली ने दिया है, और वहीं पर हॉब्स ने कौन से अहमवाद का सिद्धांत दिया है, तो हॉब्स ने मनोवैज्ञानिक अहमवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। ये मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के और जो है हॉब्स के विचार हैं, नोट करके हैं यहाँ पे। हॉब्स ने सामान्यतः मानव स्वभाव के नकारात्मक लक्षण पर अधिक बल दिया है। अब देखो इतना आपने पढ़ा, अभी तक आपको बार बार यही लाइन्स आ रही हैं कि हॉब्स के विपरीत, ठीक है, अरस्तु के विपरीत हॉब्स ने क्या माना, मानव को एक असामाजिक प्राणी माना, एक स्वार्थी माना। लेकिन अब यहाँ पे आपने इतना चीज पढ़ा कि हॉब्स कह रहा है मनुष्य जो है झगड़ालू होता है, अहंकारी होता है, पाशविक होता है, धूर्त होता है, लालची होता है ना उसका स्वभाव। तो अब देखो हॉब्स ने इतने टाइम्स में क्या कर रहा है, उसने मानव के स्वभाव का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है, नकारात्मक चित्रण किया है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने मानव के केवल नकारात्मक पहलुओं को दर्शाया है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह मानव को लालची, धूर्त, है ना, ऐसा मानता है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य के सकारात्मक लक्षण का भी वह वर्णन करता है या कल्पना करता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कैसे करता है। अब देखिए हॉब्स के शब्दों में मनुष्य में कुछ ऐसी, ठीक है, ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं जो युद्ध के बजाय शांति और मैत्री के लिए भी प्रेरित करती हैं। मनुष्य में विवेक पाया जाता है, विवेक की वजह से ही वह राज्य की स्थापना करता है। देखो अभी तक हॉब्स ने क्या बताया कि मनुष्य स्वार्थी होता है, शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है, झगड़ालू होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है कि अब हॉब्स जो है मानव के बारे में थोड़ा सा अपना विचार बदलता है और कहता है कि मानव के अंदर विवेक भी पाया जाता है। विवेक पाए जाने के कारण ही व्यक्ति अपने प्राणों की सुरक्षा करता है। व्यक्ति विवेक के कारण ही प्राणों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति विवेक के कारण ही राज्य का निर्माण करता है, व्यक्ति विवेक के कारण ही सामाजिक समझौता करता है, ठीक है, सामाजिक समझौता करता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर बताओ मनुष्य के अंदर, अगर मनुष्य पशु के समान होगा, अगर मनुष्य के अंदर विवेक नहीं होगा, तो क्या मनुष्य जो है ये सामाजिक समझौता कर सकता था? तो सीधी सी बात है, नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी है कि हॉब्स ने मनुष्य का जो चित्रण किया है, मनुष्य के बारे में जो डिस्क्राइब किया है ह्यूमन नेचर के बारे में, वो टोटली क्या है, नेगेटिव है या वन डायमेंशनल किया है, वन डायमेंशनल किया है, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर
बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हमें क्रेट का एग्जाम देना है तो हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो अगर बताओ सीधी सी बात हो कि हॉब्स के मानव स्वभाव के बारे में लिखना हो, तो हॉब्स के मानव स्वभाव के बारे में या हॉब्स के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है, व्याख्या कीजिए इसकी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी और अंत में जो फाइनल आप कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मानव के अंदर क्या है, कुछ विवेक भी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में ऐड करेंगे तो आपका बेस्ट आंसर माना जाता है। ठीक है, तो आप क्रेट का एग्जाम दे रहे हो, पीएचडी का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना चीजों को अच्छे वे में एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, आप पीएचडी करने जाओगे तो वहां पे एक एनालिटिकल वे में यूज होता है सारी चीजें का, सारी चीजों को हम एनालिटिकल वे में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके मन में आ रहा है आप कालिदास की तरह पहली लाइन से शुरू किए लास्ट तक लिखना खत्म कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर देखो जो यूनिवर्सिटीज वगैरह के प्रोफेसर होते हैं, उनकी एज जो मान के चलो कि 60 के आसपास होती है ना, 60। तो 60 साल का व्यक्ति जो होता है, कहते हैं 60 साल का व्यक्ति हमेशा सठिया जाता है। तो सठियाने का मतलब यही होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। तो आप ऐसा कुछ ना लिखें या आप ऐसे राइटिंग ना लिखें जिससे उसको पढ़ने में दिक्कत हो या उसको इरिटेशन फील हो। तो आप जो भी चीजें लिखिए पॉइंट्स में लिखिए अच्छे से। ठीक है, पॉइंट्स वाइज लिखें, क्लियर लिखिए, 1 2 3 करके इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। और कंक्लूजन जरूर लिखें, और जब भी कंक्लूजन लिखें वो पॉजिटिव वे में लिखें हमेशा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। इन द वर्ड्स ऑफ हॉब्स, मैन हैज सर्टेन डिजायर which inspire him to seek peace and friendship instead of war. Man has consciences and due to consciences to establishes a state. ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मानव के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर थोड़ी सी कंसियसनेस होता है, थोड़ा सा विवेक होता है, थोड़ा सा उसके अंदर जो है रैशनल चॉइस होती है, जिसकी वजह से वो समझौता करता है। अगर मानव के अंदर रैशनैलिटी नहीं हो, तार्किकता ना हो, तो कैसे समझौता करता है ना। तो हॉब्स का जो एक पक्षीय वर्णन है इसकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन हॉब्स ने अंततः यह माना कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर विवेक भी पाया जाता है। अब देखते हैं कि हॉब्स ने, हमने अभी पढ़ लिया मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स ने क्या विचार दिए हैं। अब देखते हैं हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है, प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के संबंध में विचारों को देखते हैं। यहां पे स्टेट ऑफ नेचर क्या है या प्राकृतिक अवस्था क्या है। राज्य संस्था के अस्तित्व से पूर्व की अवस्था को हॉब्स ने क्या माना है, प्राकृतिक अवस्था या पूर्व सामाजिक दशा कहा है। इसके दो नाम हैं, चाहे आप इसको पूर्व सामाजिक दशा कह लें। पूर्व सामाजिक दशा का मतलब क्या है, समाज के पहले की स्थिति। ठीक है, समाज के पहले की स्थिति को क्या माना गया है, समाज की पहले की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था हॉब्स ने कहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को माना है पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक माना है। देखिए प्राकृतिक अवस्था के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। देखिए हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जो समाज के पूर्व की अवस्था है, समाज के पूर्व की अवस्था, यानी कि कह लें प्री सोशल और राजनीति पूर्व अवस्था है। राजनीति के पूर्व की अवस्था या राजनीति के पहले की अवस्था है ये, प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में अगर बात करें तो ना तो समाज था, ना ही राजनीति थी, ठीक है, ना तो पॉलिटिकल था, ना ही सोशल स्ट्रक्चर था। तो ऐसी अवस्था को हॉब्स ने क्या बोला? प्राकृतिक अवस्था थी। यही अवस्था क्या है? प्राकृतिक अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था समाज के पहले की अवस्था है और राजनीति की पहले की अवस्था है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में ना तो राजनीति का अस्तित्व है, ना ही किसी समाज का अस्तित्व है। ठीक है, अब यहां पे प्राकृतिक अवस्था में न तो कोई कानून है, यह भी ध्यान रखना है, यहां पर कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो लॉ, पहली चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज क्या समझनी है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या करते हैं? लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में न तो धन है, न ही संपत्ति है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? लोग जंगली जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था कहने का मतलब है कि यह शक्ति और संघर्ष की अवस्था है। शक्ति और संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था कह लें अराजकता की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है। प्राकृतिक अवस्था में अगर दूसरी अन्य बातों को सीखें, प्राकृतिक अवस्था जो है, प्राकृतिक अवस्था में न तो राज्य है, न तो सरकार है, और न ही समाज है। ठीक है, यह वह स्थिति है न जहां पे न राज्य है, जहां पे न तो सरकार है, और न ही जहां पे समाज है। तो ऐसी अवस्था क्या है? यही अवस्था जो है प्राकृतिक अवस्था है। और यह अवस्था जो है संघर्ष की अवस्था है। आपने पढ़ लिया, संघर्ष सभी का सभी के विरुद्ध। संघर्ष किसका? सभी व्यक्तियों का, सभी का जो है सभी के विरुद्ध है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के साथ, नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों का क्या है? सभी व्यक्ति के साथ संघर्ष है। ऐसा नहीं कि राम का संघर्ष जो है केवल श्याम के साथ है, नहीं, राम का संघर्ष श्याम के साथ भी है, राम का संघर्ष मोहन के साथ भी है, राम का संघर्ष जो है अब्दुल के साथ भी है, और यही अब्दुल का संघर्ष मोहन के साथ भी है। अब्दुल का संघर्ष जो है राम के साथ भी है, और अब्दुल का संघर्ष जो है श्याम के साथ भी। तो ये सभी व्यक्तियों का जो है आपस में संघर्ष चलता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का संघर्ष है, बल्कि इसमें सभी का सभी के विरुद्ध क्या है? संघर्ष की स्थिति है। इस प्राकृतिक अवस्था में प्राणों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। लोगों का जीवन क्या है? हमेशा खतरे में है। और इसी जीवन को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया? समझौता किया, समझौता किया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला गया, जिसे सामाजिक समझौता बोला गया। और सामाजिक समझौता जो है इसका अगला चरण आएगा प्राकृतिक अवस्था के बाद का जो है चरण, जो क्या कहलाएगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, वो अवस्था जो होगी वो प्राकृतिक अवस्था होगी, या स्टेट ऑफ, सॉरी, प्राकृतिक अवस्था के बाद का जो स्टेट आएगा वो क्या होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का होगा हमारा, वो देखेंगे इसमें। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि प्राकृतिक अवस्था जो स्टेट ऑफ नेचर है कैसी है? पूर्व की अवस्था, राज्य संस्था से पहले की अवस्था। और ठीक है, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था या पूर्व सामाजिक दशा इसे कहा है। ठीक है, जो समाज के पहले की दशाएं हैं, जो राज्य के पहले की दशाएं हैं, वो क्या है? वही स्टेट ऑफ नेचर है, वही प्राकृतिक अवस्था है। मैकफर्सन के अनुसार हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बल्कि इससे मिलता जुलता शब्द मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति का वर्णन करता है, कि मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति का शब्द का प्रयोग किया है। कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग किया है, तो नहीं, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया है। प्राकृतिक अवस्था के जैसा ही शब्द किया है, जैसे कि मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति। ठीक है, इस अवस्था में मानव जीवन कैसा था? नारकीय था, हिंसात्मक था, हिंसात्मक प्रधान था, और असहनीय था। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? यह क्वेश्चन आ जाए प्राकृतिक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहला पॉइंट ये दे देगा, प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है या पूर्व सामाजिक है। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझना है थोड़ा सा।
अब देखिए यहां पे दे रखा है कि प्राकृतिक अवस्था जो है पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है। ठीक है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? पूर्व सामाजिक है और पूर्व राजनीतिक है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर लॉक की बात करें तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? पूर्व राजनीतिक है, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं है। यह बात ध्यान रखना, पूर्व सामाजिक नहीं है। लॉक के मनुष्य कैसे हैं? लॉक के जो मानव हैं वो कैसे हैं? विवेकशील प्राणी हैं। विवेकशील होने के कारण उनको समुदाय में रहने का ज्ञान है, वे आपस में संघर्ष नहीं करते। तो इसका मतलब है कि लॉक के विचारों में जो मनुष्य का कॉन्सेप्ट है, जो मानव के विवेक की बात की गई है, तो उसके लॉक के विचारों में जो है समुदाय का जो है अंतर्निहित माना जाता है। समुदाय या समाज की भावना जो है अंतर्निहित मानी जाती है। लेकिन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो है केवल और केवल पूर्व राजनीतिक है। यह बात आप ध्यान रखना। और वहीं पर हॉब्स ने दोनों माना है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक माना है। According to Macpherson, Hobbes has not used the term of state of nature, but has used the similar term, the natural state of mankind. ठीक है, in this state, human life was hellish, violent and unbearable. ठीक है, तो ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें हेलिस है, वायलेंट है एंड अनबियरेबल ये लाइफ सिचुएशन है। तो ये अवस्था जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दयनीय है। तो इस अवस्था के बारे में हॉब्स ने ऐसा चित्रण किया है कि यह समाज के पहले की अवस्था है और राजनीति के पहले की अवस्था है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, नहीं तो बाद में आपको डाउट होगा। हॉब्स और लॉक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। हॉब्स और लॉक, ठीक है, हॉब्स कहता है सामाजिक समझौता जो है पूर्व सामाजिक है, प्री सोशल और पूर्व राजनीतिक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में न तो समाज का अस्तित्व है, न ही राजनीति का अस्तित्व है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जो समाज के पहले की है अवस्था, जो राजनीति के पहले की अवस्था है। ठीक है, ये क्या है? हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है। अब वहीं पर लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या है? लॉक की प्राकृतिक अवस्था केवल और केवल पूर्व राजनीतिक है, प्री पॉलिटिकल है इसकी। ठीक है, प्री पॉलिटिकल है। ठीक है, हॉब देखो लॉक कहता है, लॉक के विचारों में, या लॉक कह रहा है कि मानव का स्वभाव क्या होता है? अच्छा होता है, मानव विवेकशील प्राणी है, लॉक ने माना। तो विवेकशील होने के नाते वह समुदाय में रह रहा है पहले से ही। ठीक है, लॉक के विचारों में समुदाय का विचार जो है मिलता है। तो इसीलिए जो है लॉक कह रहा है कि सामाजिक जो प्राकृतिक अवस्था है वो केवल और केवल कैसी है? एक मात्र जो है वो पूर्व राजनीतिक अवस्था है। ठीक है, अब देखो हॉब्स कह रहा है जो सामाजिक समझौता होगा, ठीक है, जो सामाजिक समझौता होगा उस समझौता केवल एक पक्षीय होता है। कैसा? एक पक्षीय होता है। राज्य का निर्माण जो होता है, या फिर कहें अगर हम बात यहां पे करें, राज्य का निर्माण होता है हॉब्स के अनुसार जो होता है, हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण कैसे होता है? एक समझौते के द्वारा होता है, एक ही समझौते से होता है, एक ही समझौते से होता है। जबकि वहीं पर लॉक की बात करें, लॉक ने कहा कि देखो समाज तो पहले से विद्यमान है, लेकिन राज्य का निर्माण करने के लिए, सरकार का निर्माण करने के लिए लोगों ने दो समझौते किए। ठीक है, लोगों ने कितने समझौते किए? दो समझौते किए। पहले समझौते से मान लो समाज का निर्माण हो गया, तो इस समाज तो पहले से विद्यमान है मान लो, लेकिन दूसरे समझौते से क्या होता है? सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, सरकार का लोगों ने समझौता करके निर्माण किया है। तो हॉब्स कहता है, लेकिन हॉब्स के विचारों में क्या है कि एक ही समझौते से राज्य और समाज का निर्माण दोनों हुआ है, राज्य और सरकार का दोनों का निर्माण हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हॉब्स कहता है कि इस समझौते का विरोध नहीं किया सकता, इस समझौते का विरोध नहीं किया सकता। हॉब्स कह रहा है जो सामाजिक समझौता होगा इसका विरोध नहीं किया सकता, क्योंकि अगर विरोध किया गया तो यह समझौता टूट जाएगा। ठीक है,
क्योंकि समझौता एक ही है, अगर ये टूटा तो दोबारा हम कहां पे आ जाएंगे, दोबारा हम प्राकृतिक अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन लॉक कह रहा है, लॉक लोगों को विरोध करने का अधिकार देता है। लॉक कहता है कि विरोध हम करेंगे सरकार का, अगर हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो हम उस सरकार को भंग कर देंगे और उसकी जगह पे दूसरी सरकार लाएंगे, और हम प्राकृतिक अवस्था में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉक का जो राज्य का निर्माण हुआ है उसमें दो समझौते पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो लोगों के बीच आपस में समझौता पहले से था, जो लोग आपस में समाज बनाकर रह रहे थे, ठीक है। और दूसरा समझौता था जब लोगों ने आपस में एक और समझौता किया जिससे राज्य और सरकार का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी सी एक अलग डायमेंशन में सीखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था थी, यह अराजक अवस्था थी जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रभावशाली था, यानी कि माइट इज राइट was effective in this situation, ठीक है। This was chaotic situation in which the principle of might is right, यानी जिसके पास शक्ति है उसी का क्या है, राजा है, उसी का राज्य है, उसी के पास पावर है, ठीक है। जिसके पास लाठी है उसी की क्या है, भैंस है, इसी का मतलब है माइट इज राइट, ठीक है। जो शक्तिशाली है उसी के हित में सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इस अवस्था में नैतिकता का सर्वथा अभाव था, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, सत्य असत्य का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या है, ना तो नैतिकता है यहाँ पर, ना तो उचित अनुचित का ज्ञान है, ना तो न्याय और अन्याय है, ना ही सत्य और असत्य है, ठीक है। इन सब चीजों का कोई भी ज्ञान नहीं है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। नियम कानूनों के अभाव में यहाँ पे क्या चल रहा है, शक्ति, धोखा, बल प्रयोग, प्रतिज्ञा, इन सब का क्या है, प्रतिज्ञा को भंग करने का बोलबाला है। यहाँ पर लोगों के वादों को भंग किया जा रहा है, यहाँ पर लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के विरोध में बल प्रयोग कर रहे हैं। तो यह सिचुएशन क्या है, यह अराजकता की स्थिति है, और यही अराजकता की स्थिति जो है प्राकृतिक अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के बारे में आपको चीजें समझ के रखनी है, जैसे कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के रखने हैं, समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में आप नोट्स नहीं दे सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस वाज, ये हो गया ना, in this situation there was a total lack of morality, there was no knowledge for right and wrong, justice and injustice, truth and falsehood। तो यहाँ पे किसी भी टाइप्स का कोई नॉलेज नहीं है व्यक्ति के अंदर, इंडिविजुअल्स के पास। in the absence of rule and regulations, power, deception of use of force and breaking the promises were prevalent। तो यहाँ पे लोग जो है खूब प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे लोग जो है फोर्स का यूज कर रहे हैं, डिसेप्शन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार, अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी है, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। लेकिन लॉक ने क्या माना, प्राकृतिक अवस्था केवल और केवल पूर्व राजनीतिक है, न कि पूर्व सामाजिक। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, the natural state, the state of nature, state of nature होगा यहाँ पे, state of nature was the pre-social and pre-political state, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था जो है सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था थी, यानी इस अवस्था में सभी एक दूसरे के साथ क्या थे, संघर्षरत हैं, सभी एक दूसरे से युद्ध में लगे हुए हैं और अपनी शक्ति को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। द नेचुरल स्टेट या स्टेट ऑफ नेचर यहाँ पे करें इसको, स्टेट ऑफ नेचर was a state of struggle of all against all, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में समाज जो है, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का क्या है, अभाव है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में राज्य का तो अभाव है लेकिन संपत्ति विद्यमान है, क्या ये सही है, तो गलत है, ठीक है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में राज्य, संपत्ति और सभ्यता कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है। लोग जंगली जीवन जी रहे हैं, लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं, लोग स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, ना तो सोसाइटी है, ना ही प्रॉपर्टी है, और ना ही सिविलाइजेशन है। रॉल्स जो है थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में कहता है जो संघर्ष है वह कैदी की दुविधा के समान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जॉन रॉल्स ने थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था को
कैदी की दुविधा के समान माना। कैदी की दुविधा का मतलब क्या होता है? कैदी की दुविधा का मतलब होता है कि एक कैदी, ठीक है, दो कैदी अगर जेल में बंद हैं तो दोनों के मन में यह विचार चल रहा होगा कि दूसरा कैदी हमारे विरुद्ध क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, अगर सामान्य भाषा में समझे, कैदी की दुविधा का मतलब है कि यहाँ पे अगर दो कैदी हैं, ठीक है, तो ये वाला कैदी जो है इस कैदी के आक्रमण करने से पहले ही इसके ऊपर आक्रमण कर देगा, और यह भी यही सोच रहा है कि ये आक्रमण करे इससे पहले मैं इसके ऊपर आक्रमण कर दूं, ठीक है। यानी कैदी की दुविधा जो है एक अराजकता की स्थिति के समान है, ये आप समझ के चलें, ठीक है। जॉन रोल्स द कॉन्फ्लिक्ट इन द थॉमस हॉब्स नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर करना, ठीक है, यहाँ स्टेट ऑफ नेचर इज द सिमिलर टू द प्रिजनर्स डायलेमा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पे यहाँ पे करेक्शन कर दूंगा इंग्लिश में, जहां पे नेचुरल स्टेट है यहां पे स्टेट ऑफ नेचर कर दूंगा, स्टेट ऑफ नेचर। अब देखिए हॉब्स जो है स्वयं कह रहा है प्राकृतिक अवस्था के बारे में, यह कोई रियल अवस्था नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक कल्पना है, ऐतिहासिक या वास्तविकता यह नहीं है। अब यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता है कि थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का अस्तित्व है, तो गलत हो जाएगा। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के अंदर विवेक पाया जाता है, गलत हो जाएगा। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के अंदर सभ्यताओं का विकास हो चुका है, तो नहीं, मनुष्य के अंदर ना तो सभ्यता है, ना विवेक है, ना ही संपत्ति है, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जामिनर, कि थॉमस हॉब्स के संबंध में बताएगा कि यह थॉमस हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है, जो स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया है, वो कैसा है, वह एक वास्तविक विचार है, वह एक वास्तविक विचार है। क्योंकि यहां पे लगा देगा क्योंकि हॉब्स ने इंग्लैंड की प्राकृतिक अवस्था को देखकर उसने एक वास्तविक स्थिति की कल्पना की, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बल्कि हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है, काल्पनिक है, ऐसी कोई धरती पर कोई सिचुएशन विद्यमान नहीं थी, ऐसी कोई अवस्था विद्यमान नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हॉब्स क्या बोल रहा है, हॉब्स कह रहा है कि हो सकता है कि ऐसी स्थिति जो है सारे विश्व में ना हो, है ना, प्राकृतिक अवस्था की स्थिति हॉब्स कह रहा है कि पूरे विश्व में ना हो, लेकिन अमेरिका में जरूर होगी ये, क्योंकि अमेरिका के लोग कैसे हैं, जहां अमेरिका के लोग क्या है, बड़े क्रूर और बर्बर तरीके से रहते हैं। तो हॉब्स जो है अमेरिका से बहुत चिढ़ा हुआ है, कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था की स्थिति जो है काल्पनिक है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि काल्पनिक है। हॉब्स कह रहा है कि चाहे ये पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति कहीं पे हो या ना हो, लेकिन अमेरिका में यह स्थिति जरूर होगी, क्योंकि वहां के लोग क्या हैं, बहुत निकृष्ट हैं, बहुत ही बर्बर प्रजाति के हैं और बहुत ही असभ्य लोग हैं, ठीक है। तो वहां पे ये स्थिति जरूर होगी, वो एक अनुमान लगा के बोलता है कि चाहे कहीं हो चाहे कहीं पे हो या ना हो, पर अमेरिका में यह स्थिति, प्राकृतिक अवस्था की स्थिति जरूर होगी, ठीक है। हॉब्स हिमसेल्फ सेज दिस इज एन फिक्शन नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या है ये, एक फिक्शन है, एक कल्पना है, एक उपन्यास की तरह है ये। हॉब्स कहता है सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स may not exist all over the world, but it does exist in America, where the barbarian lives in the most brutal manner, ठीक है। वो कह रहा है कि कहीं पे हो ना हो, बट इसका एग्जिस्ट जो है अमेरिका में जरूर है, क्योंकि वहां पर बारबेरियन लोग रह रहे हैं, ठीक है। वहां का जो उनका मैनर है वो कैसा है, ब्रूटल है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से वो लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हॉब्स का जो है प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव के ऊपर हमने विचारों को कर लिया है, या पॉलिटिकल थॉट को उनके देख लिया है। अब हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो होगा ठीक है, प्राकृतिक अधिकार के ऊपर, और प्राकृतिक अधिकार के ऊपर होगा समझौते के कारण क्या थे, और सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है और राज्य का स्वरूप कैसा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हॉब्स के नारीवाद के ऊपर क्या विचार है, महिलाओं के संबंध में क्या विचार है, कुछ इस तरीके से जो क्या कहते हैं, थोड़े से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे, और फिर ये हमारा टॉपिक जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 2-2 वीडियो बनाओ, या सॉरी कह रहे हैं कि उनका कमेंट आ रहा है कि सर वीडियो का ड्यूरेशन 2 घंटे का कर दो, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो पढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और टाइम का थोड़ा सा इश्यू होता है, क्योंकि मुझे भी कोचिंग क्लासेस पढ़ानी होती हैं, और कॉलेज में मेरी क्लास होती है, वहाँ आना जाना भी 1-2 घंटे का टाइम ले लेता है, फिर 2 घंटे क्लासेस वहाँ पे देनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरा 4-5-6 घंटे, 6 घंटे मान के चलो, 6 घंटे थोड़ा सा वहाँ पे निकल जाता है, और कोचिंग आने जाने में भी मान लो 5-6 घंटे का टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ,
ठीक है। और पीपीटी बनाने में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, मेरे अंदर सबसे बड़ा ये डाउट रहता है कि मैं पीपीटी बनाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। ठीक है, कोई यहाँ पे आके खड़ा हो जाए और बोले कि वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़े प्रोफेसर हो, कहे कि मैं पीपीटी बनाऊंगा, तो मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं उसके कंटेंट पर भरोसा नहीं करूंगा। जब तक मैं सारी चीजों को बुक से एनालाइज नहीं करता, बुक के थ्रू जब तक उसको क्या कहते हैं सर्टिफाइड नहीं करता, तब तक मैं अपनी पीपीटी में कंटेंट को ऐड नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं जब तक अपने तरफ से पूरी उसकी जो जांच पड़ताल होती है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, मैं प्रूफ नहीं कर लेता, और तब तक मैं किसी चीज को इसमें ऐड नहीं करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मेरी जो चीज होगी, जो कंटेंट होगा, वो पूरा ऑथेंटिक होगा। तो इस मामले में मेरा ये सबसे खराब तरीका है कि मैं कंटेंट के मामले में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं सर लाओ मैं कंटेंट बना दूं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करता हूं। तुम गलत बना सकते हो, तुम्हें क्या पता क्या चीजें क्या सही है क्या गलत है ना। तो जब तक मैं अच्छे से एनालाइज नहीं करता चीजों को, तब तक मैं कंटेंट के मामले में भरोसा नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंटेंट बनाने में क्या क्या चीजें, कितना टाइम लगता है और कितना टाइपिंग लगता है। कंटेंट को बनाओ देन वीडियो को बनाओ, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जिससे कि टाइम थोड़ा सा टेकिंग हो जाता है। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग अगर कॉपरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं आप 2 घंटे की वीडियो एक बार में तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक दिन में मैं 1-1 घंटे की 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। इतना मैं कोशिश कर सकता हूं कि दिसंबर तक आपका कम से कम 6 से 7 यूनिट जो है पूरी तरीके से कवर हो जाए, और डिटेल में कवर होगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में, अगर मैं पढ़ाना चाहता तो 1 घंटे में भी हॉब्स को पढ़ा के निकल जाता। 1 घंटे में आप यूट्यूब पे देखोगे 3-3 थिंकर्स को पढ़ा के निकल गए, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों समझौतावादी विचारकों को निपटा दिया है, लेकिन कोई उसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, जो बिगनर्स बच्चे हैं वो सीख ही नहीं सकते, उनको फायदा क्या होगा फिर, है ना। तभी तो आप लोग कहते हो सर मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 4 नंबर से। भाई इसी वजह से रुक रहा है आपका नंबर, आप कॉन्सेप्ट को सीखते नहीं, बस जो फैक्ट दिख गया, हाँ भाई फैक्ट को याद करके आप निकल गए, दिक्कत तभी आती है ना। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।